हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए हम आज का थर्ड मॉड्यूल स्टार्ट कर रहे हैं। मानव का उत्सर्जन तंत्र चल रहा है, 2 मॉड्यूल हो चुके हैं और उम्मीद है कि आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लिए होंगे। ठीक है, और उसमें थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं आपको 2 मिनट में। मानव के उत्सर्जन तंत्र के बारे में सबसे पहले मैंने आपको अपशिष्ट पदार्थ बताए। ठीक है, उत्सर्जी अंग क्या होते हैं, उत्सर्जन तंत्र क्या होता है ये बताया। उसके बाद में मानव के उत्सर्जन तंत्र को समझाया। उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग। ठीक है, वृक्क के बारे में हमने चर्चा की, मूत्रवाहिनी के बारे में की, मूत्राशय और मूत्र मार्ग के बारे में हमने चर्चा की। उसके बाद हमने पढ़ा वृक्क की आंतरिक संरचना को। ठीक है, तो आंतरिक संरचना में 2 भाग बताए मैंने आपको, यानी एक वल्कुट और दूसरा कॉर्टेक्स। ठीक है, अब इसके बाद हम जो बात करने के लिए जा रहे हैं वो है आपका वृक्क नलिका या नेफ्रॉन की संरचना। ठीक है, यानी वृक्क के अंदर पाई जाती है वो संरचना है जिसको हम बोलते हैं वृक्क नलिका या नेफ्रॉन की संरचना। ठीक है, वृक्क नलिका या नेफ्रॉन की संरचना आपने इसको 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं जो वृक्क नलिका है, ये वृक्क नलिका वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल। ठीक है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है वृक्क नलिका यानी वृक्क की। तो वृक्क नलिका या नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। प्रत्येक वृक्क में, यानी मनुष्य में एक जोड़ी वृक्क होते हैं यानी 2 हैं, तो यानी प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 से 12 लाख, कितने 10 से 12 लाख वृक्क नलिका या नेफ्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, 10 से 12 लाख क्या पाए जाते हैं, वृक्क नलिका या नेफ्रॉन। ये कार्य क्या करते हैं, ये मूत्र निर्माण का कार्य करते हैं। ठीक है, वृक्क नलिका या नेफ्रॉन है, ये क्या करते हैं, मूत्र निर्माण का कार्य करते हैं। ठीक है, या हम कहें कि वृक्क नलिका या नेफ्रॉन में यूरिया युक्त जो रक्त होता है, यूरिया युक्त रक्त है, इसको क्या किया जाता है, नेफ्रॉन के द्वारा छान कर मूत्र का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब यह है कि वृक्काणु या नेफ्रॉन है या वृक्क नलिका या नेफ्रॉन है, एक किडनी में या एक वृक्क में 10 से 12 लाख पाए जाते हैं। वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, और इनके द्वारा मूत्र का निर्माण किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ पर इनके कौन कौन से भाग होते हैं, वृक्क नलिका या नेफ्रॉन के कौन कौन से भाग हैं। ठीक है, सबसे पहला भाग जिनके बारे में हम यहां पर चर्चा करेंगे, सबसे पहला है मेलपीघिकाय। ठीक है, दूसरा है ग्रीवा, तीसरा है समीपस्थ कुंडलित नलिका पीसीटी। ठीक है, इससे आगे आएगा हेनले लूप। ठीक है, उसके बाद दूरस्थ कुंडलित नलिका डीसीटी, और उसके बाद आता है संग्रह नलिका सीटी। ठीक है, तो ये हमें पढ़ने हैं। सबसे पहला भाग है जो वृक्क नलिका का या वृक्काणु नेफ्रॉन का मेलपीघिकाय, उसके बाद में ग्रीवा, समीपस्थ कुंडलित नलिका
उसके बाद हेनले लूप, उसके बाद दूरस्थ कुंडलित नलिका और सबसे लास्ट में संग्रह नलिका। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो मेलपीगी काय है, समीपस्थ कुंडलित नलिका है, ग्रीवा तो बीच में आई जाएगी ये, और दूरस्थ कुंडलित नलिका ये वृक्क में कौन से भाग में पाई जाती हैं? ये अपन लास्ट मॉड्यूल में चर्चा कर चुके हैं, वलकुट भाग में। कौन से में? वलकुट भाग में। ठीक है बेटा, और जो हेनले लूप है और संग्रह नलिका है ये कौन से भाग में पाई जाती हैं? मध्यांश या मेडुला वाले भाग। ठीक है, मध्य के भाग में पाई जाती हैं। तो यहां पर अब हम बारी बारी से इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेलपीगी काय के बारे में। मेलपीगी काय क्या होती है? ठीक है, मेलपीगी काय देखिए, मेलपीगी काय जो है ये प्रत्येक वृक्क नलिका का या नेफ्रॉन का प्रारंभिक भाग होता है। ठीक है, मेलपीगी काय जो होती है ये प्रत्येक वृक्क नलिका का या नेफ्रॉन का कौन सा भाग है? प्रारंभिक भाग। ठीक है, प्रारंभिक भाग होता है, जैसे हम कहते हैं मेलपीगी काय, इसके दो भाग होते हैं। मेलपीगी काय है, इसके कितने भाग हैं? दो भाग। एक है आपका बोमेन संपुट, ठीक है, और दूसरा है ग्लोमेरुलस या केशिका गुच्छ। ठीक है, बोमेन संपुट और दूसरा है ग्लोमेरुलस या केशिका गुच्छ। तो यानी कहने का मतलब ये है कि बोमेन संपुट और ग्लोमेरुलस ये दोनों मिलकर के मेलपीगी काय का निर्माण करते हैं। हम कहें कि मेलपीगी काय क्या है, तो बोमेन संपुट और ग्लोमेरुलस मिलकर के जिस संरचना का निर्माण करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? मेलपीगी काय कहते हैं। ठीक है, अब इसमें हम अध्ययन करेंगे बोमेन संपुट का, उसके बाद में ग्लोमेरुलस या केशिका गुच्छ का। ठीक है, चलिए, तो बोमेन संपुट क्या होता है ये हम देख लेते हैं, और इसकी मैं संरचना भी बना देता हूं आपके लिए, थोड़ा आपको अच्छा समझ में आएगा। अब हम बात करेंगे बोमेन कैप्सूल या बोमेन संपुट के बारे में। देखिए, आपको मैं इसकी संरचना बता देता हूं किस तरीके का ये दिखाई देता है। ठीक है, ये क्या है? ये है बोमेन संपुट। ठीक है, प्याले नुमा संरचना होती है जिसको हम बोमेन संपुट कहते हैं, और इसमें पाया जाता है क्या? केशिका गुच्छ। ठीक है, इस तरीके की जो संरचना है। तो यहां पर यानी ये क्या है? बोमेन संपुट है, और ये क्या है? ये केशिका गुच्छ है। केशिका गुच्छ। ठीक है, और बोमेन संपुट, केशिका गुच्छ, इस पूरी संरचना को हम कहें तो इस पूरी संरचना को हम क्या कहेंगे? मेलपीगी काय। क्या कहेंगे इसको? मेलपीगी काय। ठीक है, अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब यहां पर ये आपको दिखाई दे रही है कि ये एक तो इधर से जा रही है, एक उधर निकल रही है। ये जो भाग है ये चौड़ा भाग है, ये ऐसा क्यों है? और इधर ये संकरा भाग है, ऐसा क्यों है? ये हम आगे चर्चा करेंगे। यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि ये क्या है? ये है अविवाही धमनी। अविवाही धमनी यानी रक्त को ले जाने वाली धमनी। यहां से रक्त अंदर की ओर जाएगा और यहां से रक्त बाहर निकलेगा। ये जो है ये है अपवाही धमनी। कौन सी धमनी है?
अपवाही, आगे रक्त ले जाने वाली अपवाही धमनी। ठीक है, इस तरीके से आप नामांकित चित्र बना सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं। ये आपको यहां पर दिखाई देगा मेलपी इकाई का। ठीक है, तो मेलपी इकाई समझ में आ रही होगी। मेलपी की इकाई जो है ये किससे मिलकर के बनी है, यानी ग्लोमेरुलस या केशिका गुच्छ और बोमेन संपुट मिलकर के मेलपी इकाई का निर्माण करते हैं। केशिका गुच्छ में ये रक्त को लाने वाली धमनी होती है, जिसे हम अविवाही धमनी कहते हैं, यानी ये शरीर से रक्त को लाने का कार्य करती है। ये केशिका गुच्छ है, यहां पर रक्त छनेगा, फिल्टर होगा और इसके बाद फिर आगे रक्त निकल जाएगा। छनने के बाद में पदार्थ हैं वो तो यहां पर आ जाएंगे। ठीक है, निस्यंद जो बनेगा वो यहां आ जाएगा, यहां से फिर अंदर इसमें आएगा। और जो शेष ऐसे पदार्थ हैं रक्त में जो नहीं छन पाएंगे वो कहां निकल जाएंगे, सीधे बाहर आगे क्यों निकल जाएंगे, रक्तवाहिनी से। ठीक है, यानी अपवाही धमनी से। तो यहां पर इस तरीके से है। अब हम बोमेन संपुट की बात कर रहे हैं, तो बोमेन संपुट में क्या है वो देखिए जो बोमेन संपुट है ये प्याले नुमा संरचना होती है। ठीक है, पतली एवं द्विस्तरीय होती है। ठीक है, पतली है, द्विस्तरीय है, प्याले नुमा संरचना है। इसमें जो द्विस्तरीय संरचना है तो इसके इस स्तर में कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये कोशिकाएं पोडोसाइट कहलाती हैं। ठीक है, पोडोसाइट या पदाणु कोशिका। ठीक है, यानी बोमेन संपुट जो भाग होता है इसमें बोमेन संपुट के आंतरिक स्तर में, यानी जो अंदर वाला स्तर है, इसमें विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम कहते हैं पोडोसाइट या पदाणु कोशिकाएं। ठीक है, तो ये पोडोसाइट या पदाणु कोशिकाएं हैं, इनमें क्या होता है, इनमें प्रवर्ध पाए जाते हैं। ठीक है, पोडोसाइट या पदाणु कोशिकाओं में पाए जाने वाले प्रवर्ध और जो ग्लोमेरुलस है यानी रक्त केशिकाएं हैं, इसमें आपको ये दिखाई दे रही है इसकी भित्ति। तो पोडोसाइट या पदाणु कोशिकाओं के प्रवर्ध प्लस रक्त केशिकाओं की भित्ति, ये दोनों मिलकर के बनाती हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, ग्लोमेरुलस झिल्ली का निर्माण करती है। तो यानी कहने का मतलब पोडोसाइट पदाणु कोशिकाओं के जो प्रवर्ध होती हैं वो अंगुलिनुमा प्रवर्ध और रक्त केशिकाओं की ये भित्ति है, ये दोनों मिलकर के ग्लोमेरुलस झिल्ली का निर्माण करती हैं। और ग्लोमेरुलस झिल्ली जो होती है इसमें आगे की ओर पाए जाते हैं क्या, यानी छिद्र, सूक्ष्म छिद्र जो स्थित होती है। ये सूक्ष्म छिद्र हैं वो आगे जाकर के क्या करेंगे, निस्यंद यानी छानने का कार्य करेंगे। ठीक है, तो इसमें से क्या होता है, ये जो ग्लोमेरुलस झिल्ली है ये रक्त को क्या करेगी, छानने का कार्य करेगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, यानी बोमेन संपुट है, प्यालिनुमा संरचना होती है, इसकी भित्ति पतली एवं द्विस्तरीय होती है। इसमें कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं आंतरिक स्तर में, जिन्हें हम पोडोसाइट या पदाणु कोशिकाएं कहते हैं। इन पोडोसाइट या पदाणु कोशिकाओं के प्रवर्ध तथा रक्त केशिकाओं की भित्ति मिलकर के ग्लोमेरुलस झिल्ली का निर्माण करती है। ठीक है, तो पदाणु कोशिकाओं के प्रवर्ध हैं पोडोसाइट्स के और रक्त कोशिकाओं की भित्ति है, ये दोनों मिलकर के ग्लोमेरुलस झिल्ली बन जाएगी। और ग्लोमेरुलस झिल्ली क्या करेगी, रक्त को छानने का कार्य करेगी। ठीक है, अब यहां से आगे हम बात करेंगे केशिका गुच्छ के बारे में। केशिका गुच्छ क्या होता है, दूसरा नंबर है केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस। ठीक है, ग्लोमेरुलस या केशिका गुच्छ है, ये अविवाही धमनी है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जो अविवाही धमनी है ये रक्त को लाने का कार्य करेगी।
ठीक है। अविवाही धमनी आगे बोमेन संपुट में, ठीक है, बोमेन संपुट है, बोमेन संपुट में लगभग 50 शाखाओं में क्या हो जाती है, विभाजित, ठीक है, 50 शाखाओं में विभाजित हो जाती है और विभाजित होकर के जिस संरचना का निर्माण करती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस, ठीक है, समझ में आ गया होगा। ग्लोमेरुलस क्या है, यानी अविवाही धमनी आगे की ओर जाकर के बोमेन संपुट की गुहा में या बोमेन कैप्सूल में जाकर के लगभग 50 शाखाओं में विभाजित होकर के एक जाल के समान संरचना बनाती है। इस संरचना को हम क्या कहते हैं, केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस कहते हैं, ठीक है। तो यानी केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस कहलाता है। इसमें क्या होता है, अब अविवाही धमनी है, अविवाही धमनी जो होती है ये रक्त को लाने का कार्य करती है, ठीक है, और दूसरी उधर निकल रही है अपवाही धमनी, ये रक्त को ले जाने का कार्य करती है, ठीक है। यानी यहां पर अविवाही धमनी है, ये रक्त लाएगी, केशिका गुच्छ में रक्त जाएगा, छनेगा, शेष बचा हुआ रक्त है वो अपवाही धमनी के माध्यम से आगे की ओर स्थानांतरित हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहां पर देखिए कि जो अविवाही धमनी है इसका व्यास, ये जो व्यास है ये क्या है, ज्यादा है, अधिक है, ठीक है, और अपवाही धमनी का जो व्यास है वो क्या है, कम है। ऐसा क्यों, वाई दिस, कोलावेरी नहीं ऐसा इसलिए कि यहां पर आप देखो कि जो चौड़ा है रक्त अधिक आएगा, यहां पर आया, बाहर जो निकलेगा रक्त, तो आगे पाइपलाइन क्या है, कम, पीछे से पाइपलाइन चौड़ी है, आगे पाइपलाइन को पिचका दिया, दबा दिया, तो क्या होगा, पीछे प्रेशर बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो यहां पर जो छिद्र है यहां से क्या होगा, रक्त छनेगा, तो यहां से रक्त आसानी से क्षमता रहता है, यहाँ प्रेशर है वो बढ़ जाता है। ग्लोमेरुलस या केशिका गुच्छ में रक्त दाब बढ़ जाता है, जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जीएचपी, आगे चर्चा करेंगे इस पर हम, ठीक है। तो ये इसलिए अविवाही धमनी का व्यास है वो अधिक होता है, अपवाही धमनी का व्यास कम होता है, ये आपको मैंने बता दिया है। रक्त है वो अधिक मात्रा में आएगा, बाहर कम मात्रा में निकल पाएगा, ठीक है, इस तरीके से होता है। अब इसमें जो छिद्र आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस में जो छिद्र हैं, तो यानी केशिका गुच्छ में, ग्लोमेरुलस में जो छिद्र हैं ये होते हैं 500 से 1000 एंगस्ट्रम के, कितने होते हैं, 500 से 1000 एंगस्ट्रम के, ठीक है। और यहां पर रक्त वाहिकाओं की आंतरिक उपकला और ग्लोमेरुलस की उपकला मिलकर के बनाती है निस्यंदन स्तर या छन्ने का स्तर। तो यहां पर देखिए आपको ध्यान देने वाली बात, थोड़ा सा ध्यान में, दान नहीं देना, ध्यान देना है, ठीक है। तो यानी जो छिद्र होते हैं वो कितने होते हैं, 500 से 1000 एंगस्ट्रम के सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं, 500 से 1000 एंगस्ट्रम के सूक्ष्म छिद्र कहां पर हैं, यानी केशिका गुच्छ में, ठीक है, केशिका गुच्छ, केशिका गुच्छ में 500 से 1000 एंगस्ट्रम के सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, ये रक्त को छानने का कार्य करते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए कि रक्त वाहिका है, रक्त छन्ने की जो क्रिया कहां से होती है, रक्त वाहिका की आंतरिक उपकला, ये आपको दिखाई दे रही है, यहां से रक्त छनेगा, और बोमेन संपुट की उपकला ये वाली, ठीक है। तो ये मिलकर के किसका निर्माण करती हैं, निस्यंदन स्तर का, निस्यंदन स्तर का निर्माण करेंगे, यानी छन्ने वाला जो स्तर है उसका निर्माण करेंगे। तो यहां से रक्त चनेगा पहले तो, ठीक है, केशिका गुच्छ की उपकला से, फिर बोमेन संपुट की उपकला से चनेगा, और छन्ने के बाद रक्त फिर इस गुहा में आ जाएगा, गुहा से फिर ग्रीवा में आगे जाएगा, फिर ईसीटी में जाएगा, हेनले लूप में जाएगा, डीसीटी में जाएगा, संग्रह नलिका में जाएगा, ठीक है, वो आगे की बात है। तो इस तरीके से आपको यहां पर याद रखना है कि जो ग्लोमेरुलस की आंतरिक उपकला है, एंडोथीलियम जिसको बोलते हैं,
और वुमेन संपुट की उपकला ये मिलकर के निस्यंदन स्तर का निर्माण करती हैं। ठीक है, यहां पर आपको समझ में आ गया होगा और यहाँ मेल पी इकाई फिनिश हो जाती है। आपको ये डायग्राम अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है बना करके और याद रखना है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे ग्रीवा के बारे में। छोटा सा भाग होता है, सेकंड नंबर है ग्रीवा। देखिए यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो भाग है नीचे, ठीक है, ये वुमेन सपोर्ट मेल पी का है टोटल। इसमें जो नीचे का भाग है अब यहां से आगे की ओर चालू हो जाती है क्या, पीसीटी, यानी समीपस्थ कुंडलित नलिका है वो इस तरीके से यहां से आगे प्रारंभ हो जाएगी। तो पीसीटी प्रारंभ होगी, ठीक है, ये आगे का भाग पीसीटी यानी समीपस्थ कुंडलित नलिका, और ये ऊपर वुमेन कैप्सूल। तो ये बीच का जो भाग है इसे ही हम क्या कहते हैं, ग्रीवा कहते हैं। आ गया समझ में, सिंपल है। यानी कहने का मतलब यानी वुमेन संपुट के नीचे तथा समीपस्थ कुंडलित नलिका के मध्य में पाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है, ग्रीवा कहलाती है। ठीक है, ग्रीवा की जो आंतरिक भित्ति होती है या आंतरिक स्तर होता है, स्तर ये होता है कैसा, रोमिल। कैसा होता है, रोमिल होता है। इतना याद रखना है आपको। ठीक है, इसके बाद में इसके बारे में कुछ नहीं, आगे पढ़ेंगे हम पीसीटी के बारे में। तो ग्रीवा के बारे में पूछा जाएगा, छोटा सा भाग है, ठीक है, वुमेन संपुट और पीसीटी के मध्य का भाग है, और इसमें आंतरिक स्तर जो होता है वो रोमिल होता है, यानी इसकी जो आंतरिक उपकला होती है वो रोमिल होती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करने वाले हैं दूरस्थ समीपस्थ कुंडलित नलिका के बारे में। ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे दूरस्थ कुंडलित नलिका के बारे में। डायग्राम को डिलीट कर देते हैं, आपको फिर से आगे बताएंगे पूरा डायग्राम बना करके। ठीक है, किस तरीके की दिखाई देती है वृक्क नलिका या नेफ्रॉन। अगली हम बात कर रहे हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका के बारे में। ठीक है, पीसीटी समीपस्थ कुंडलित नलिका। तो देखिए यहां पर मेल पी की काय बोले हैं या वुमेन संपुट बोले हैं, तो मेल पी की काय से आगे ठीक है, यानी मेल पी इकाई से आगे अत्यधिक कुंडलित नलिका पाई जाती है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, समीपस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। ठीक है, यानी मेल पी इकाई से आगे की ओर अत्यधिक कुंडलित नलिका पाई जाती है जिसे हम समीपस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। इसकी आंतरिक उपकला घनाकार कोशिकाओं की बनी होती है, क्यूबोइडल सेल। ठीक है, तो यानी घनाकार कोशिकाओं की बनी होती है इसकी आंतरिक उपकला। जैसे पीसीटी है, छोटा सा यहां पर डायग्राम देख लेते हैं। इस तरीके की जो आंतरिक उपकला है यहां पर घनाकार कोशिकाएं पाई जाएंगी। ठीक है, ये अब आगे क्या होगा, घनाकार कोशिकाओं की बनी हुई है, इसके आंतरिक स्तर पर, इसका जो आंतरिक स्तर है, आंतरिक स्तर पर सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। ठीक है, सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। ये जो सूक्ष्मांकुर हैं ये ब्रश बॉर्डर का निर्माण करते हैं। ये सूक्ष्मांकुर किसका निर्माण करते हैं, ब्रश बॉर्डर का। ठीक है, यानी इस तरीके के यहां पर सूक्ष्मांकुर स्थित होंगे, इस तरीके की संरचना होगी इसमें। ठीक है,
ब्रश बॉर्डर का निर्माण करेंगे। पेस्ट करने वाली जो ब्रश है उस पर लगे हुए होते हैं बालनुमा संरचनाएं जो है, उसी तरीके से इसमें जो आंतरिक स्तर होता है समीपस्थ कुंडलित नलिका का, उसकी जो उपकला कैसी है, घनाकार है। ठीक है, इसमें सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं आंतरिक स्तर पर जो ब्रश बॉर्डर का निर्माण करते हैं। ठीक है, या ब्रश बॉर्डर के समान संरचना बनाते हैं। इससे होता क्या है, क्या होता है बताइए? वैसे ही तो होगा नहीं, ये अवशोषण के सतही क्षेत्रफल, अवशोषण के सतही क्षेत्रफल को क्या कर देते हैं? बढ़ाने का कार्य करते हैं। यानी यहां पर जो अवशोषण की क्रिया है जल का, उसमें घुले हुए पदार्थ है, उनका अवशोषण है वो सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ाने का कार्य करते हैं। ये ब्रश बॉर्डर के समान संरचना है या जो सूक्ष्मांकुर है ये। ठीक है, तो आपकी समझ में आ गया होगा। एक बार समीपस्थ कुंडलित नलिका के बारे में फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। मेलपीकाय से आगे की ओर लंबी अत्यधिक कुंडलित संरचना पाई जाती है या नलिका पाई जाती है, जिसे हम समीपस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। इसकी आंतरिक उपकला घनाकार कोशिकाओं की बनी होती है। ठीक है, इसके आंतरिक स्तर पर सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। ठीक है, या अंगुली नुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं। ठीक है, ये ब्रश बॉर्डर के समान संरचना बनाते हैं या ब्रश बॉर्डर का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये इसके अवशोषण के सतही क्षेत्रफल को बढ़ाने का कार्य करते हैं। अब कितना बढ़ा देंगे पता है आपको? कम से कम 20 गुना। इनका अवशोषण का जो सतही क्षेत्रफल है वो कितना बढ़ जाता है? 20 गुना अधिक हो जाता है इसके द्वारा। ठीक है, यानी इसमें अवशोषण की जो क्रिया है वो सबसे ज्यादा होती है इसी भाग में। वृक्क नलिका के पीसीटी में या समीपस्थ कुंडलित नलिका में अवशोषण की क्रिया सबसे ज्यादा होती है। 60 से 80% या 2/3 भाग का अवशोषण इसी भाग में हो जाता है। इसके बारे में डिटेल में हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहां तक आपको यही समझना है कि होती क्या है समीपस्थ कुंडलित नलिका, अंदर कैसा भाग होता है उसका। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं हेनले लूप के बारे में। हेनले लूप, लूप ऑफ हेनले। हेनले का लूप या जिसको हम हेनले लूप भी बोलते हैं। देखिए हेनले लूप क्या है? समीपस्थ कुंडलित नलिका से आगे, जिसको हम शॉर्टकट में पीसीटी लिख देते हैं, तो समीपस्थ कुंडलित नलिका से आगे, ठीक है, यू आकार की संरचना पाई जाती है। कैसे आकार की? यू आकार की संरचना पाई जाती है, जिसे हम हेनले लूप कहते हैं या हेनले का लूप कहते हैं। ठीक है, इसकी 2 भुजा होती हैं। अब यू आकार की संरचना है तो इसकी 2 भुजा होंगी कि नहीं? एक ये भुजा और एक ये भुजा। तो 2 भुजाएं हैं। कौन कौन सी? एक होती है अवरोही भुजा और दूसरी होती है आरोही भुजा। ठीक है, समझ में आ गया होगा? इतना ही है। हेनले लूप क्या है? यानी समीपस्थ कुंडलित नलिका से आगे की ओर यू आकार की संरचना पाई जाती है, जिसे हम हेनले लूप कहते हैं। इसमें 2 भुजाएं होती हैं, अवरोही भुजा और आरोही भुजा। संरचना इस तरीके से आपको इसकी दिखाई देगी। ठीक है, तो ये नीचे की ओर जाने वाली भुजा है। ये कौन सी भुजा है? अवरोही भुजा। ठीक है, और ये ऊपर की ओर जाने वाली भुजा है, ये कौन सी है? आरोही भुजा। 2 भुजा होती हैं। समझ में आ गया? ये है हेनले का लूप। ये होता है हेयर पिन के आकार का। हेयर पिन के आकार का या यू आकार का होता है। हेयर पिन इस तरीके की पुराने टाइम में आती थी, जूड़ा बना लेती थी लेडीज और उसमें लगा लेती थी। देखिए कि नहीं? कुछ लोगों ने देखी होगी, कुछ लोगों ने नहीं देखी होगी। ठीक है, तो हेयर पिन के आकार का है, ये हेनले लूप कहलाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम चर्चा करने जा रहे हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका के बारे में। ठीक है, अब आपको चलो ये भी बता देता हूं कि जो हेनले लूप है उसमें स्तर कैसा होता है, कैसी कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो आपको ये बता दूं कि ये यू आकार का हेनले लूप है। ठीक है, ये अवरोही है, अवरोही भुजा, और ये है आरोही भुजा। ठीक है, तो यहां पर आपको याद रखना है
कि जो अवरोही भुजा है इसमें सल की उपकला पाई जाती है। सल की उपकला। आरोही भुजा में इसमें भी घनाकार कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, सल की उपकला का बना हुआ भाग है अवरोही भाग। ठीक है, और इस पर जो आरोही भाग होता है यहाँ पर घनाकार कोशिकाएं ही स्थित होती हैं। समीपस्थ कुंडलित नलिका में भी घनाकार कोशिकाएं, आरोही भाग में भी घनाकार कोशिकाएं, डीसीटी में भी घनाकार कोशिकाएं, ये याद रखना है आपको। ठीक है, अब हम चर्चा कर रहे हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका। दूरस्थ कुंडलित नलिका डीसीटी। देखिए दूरस्थ कुंडलित नलिका क्या है? हेनले लूप की कौन सी भुजा? आरोही। ठीक है, यानी इस तरीके की जो भुजा थी, तो ये इधर वाली भुजा है, ये आगे जाकर के एक संरचना में खुलती है। ठीक है, कुंडलित संरचना में। ये जो कुंडलित संरचना है यहां से आगे की, इसे ही हम कहते हैं डीसीटी। ठीक है, दूरस्थ कुंडलित नलिका। तो यानी कहने का मतलब ये है हेनले लूप की आरोही भुजा आगे एक कुंडलित संरचना में खुलती है। इस कुंडलित संरचना को, इसको ही हम क्या कहते हैं? दूरस्थ कुंडलित नलिका या डीसीटी कहते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है कि हेनले लूप की जो आरोही भुजा है वो आगे की ओर, अत्यधिक आगे की ओर कुंडलित संरचना में खुलती है, जिसे हम क्या कहते हैं? दूरस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। ठीक है, ये कहां पर पाई जाती है? स्थित कहां होती है दूरस्थ कुंडलित नलिका? वृक्क के कौन से भाग में? वलकुट में या मध्यांश में? वलकुट में। ठीक है, याद रखना है, वलकुट में स्थित होती है। समीपस्थ कुंडलित नलिका कहां होती है? वो भी वलकुट में होती है। मेलपी इकाई कहां होती है? वो भी वलकुट में होती है। ठीक है, तो फिर मध्यांश में कौन सी होती है? मध्यांश में हेनले लूप होता है और संग्रह नलिका होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगली बात, ये जो दूरस्थ कुंडलित नलिका है, अब आप सोचोगे कि जैसे समीपस्थ कुंडलित नलिका में सूक्ष्मांकुर थे, उसी तरीके से यहां पर सूक्ष्मांकुर है क्या? सूक्ष्मांकुर यहां पर नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, यहां सूक्ष्मांकुर नहीं है। वो सूक्ष्मांकुर वाली विशेषता तो केवल पीसीटी में ही है, वही लेके बैठी है, इसलिए सबसे ज्यादा अवशोषण वही करती है। बोलती है कि मेरी बराबर कोई अवशोषित नहीं कर सकता, अवशोषण नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें सूक्ष्मांकुर केवल वहीं पर है और बाकी के भागों में है ही नहीं सूक्ष्मांकुर। इसलिए सबसे ज्यादा जो अवशोषण की क्रिया होती है वो कहां पर होती है? पीसीटी में। सिंपल। ठीक है, चलिए संग्रह नलिका के बारे में बात करें अब आगे। संग्रह नलिका। देखिए संग्रह नलिका लास्ट है संरचना का। वृक्क कांड या नेफ्रॉन की संरचना में सबसे अंत में आती है संग्रह नलिका। तो कहने का मतलब यह है कि दूरस्थ कुंडलित नलिका, जिसको हम शॉर्टकट में डीसीटी बोलते हैं, डीसीटी आगे की ओर, ठीक है, डीसीटी आगे की ओर एक सीधी पाइप के समान, पाइप के समान संरचना में खुलती है, जिसे हम क्या कहते हैं? संग्रह नलिका कहते हैं। ठीक है, यानी दूरस्थ कुंडलित नलिका आगे जाकर एक सीधी पाइप के समान संरचना में खुलती है, जिसे हम कहते हैं संग्रह नलिका। ठीक है, ये संग्रहित करती है जो निश्चंद बन के आता है, यानी कहने का मतलब जो मूत्र बनता है उसको आगे इसमें पहुंचता है। तो इस तरीके से हम यहां पर देख सकते हैं ये संग्रह नलिका है। ठीक है, यहां पर ये दूरस्थ कुंडलित नलिका है, ये नीचे हेनले लूप आ गया, ये आगे पीसीटी भी होगी। तो इस तरीके से इसमें बहुत सारी संग्रह नलिका, यानी बहुत सारी
दूरस्थ कुंडलित नलिकाएं खुलती हैं। ठीक है, इस तरीके से ये पाइप के समान संरचना होती है। ये क्या है? संग्रह नलिका है। ठीक है, कहां पर स्थित होती है? बता चुका हूं आपको 2-4 साल करोड़ पहले। संग्रह नलिका कहां पाई जाती है बेटा? ये मैं पूछ रहा हूं वृक्क के कौन से भाग में होती है, तो आप बताओगे संग्रह नलिका वृक्क के मध्यांश या मेडुला वाले भाग में होती है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें संग्रहित किया जाता है निश्चंद को। तो यहां पर आपको ये संरचना दिखाई दे रही है कि जो दूरस्थ कुंडलित नलिका आगे एक सीधे पाइप के समान संरचना में खुलती है, जिसे हम संग्रह नलिका कहते हैं। ठीक है, अब ये बहुत सारी संग्रह नलिका यानी अनेक संग्रह नलिका, अनेक संग्रह नलिका आगे एक मुख्य संग्रह नलिका में खुलती है। मुख्य संग्रह नलिका में खुलती है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं वेसिनाई की वाहिनी। ठीक है, ये आगे कहलाएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी संग्रह नलिकाएं जो भी होती हैं, ये भी आगे जाकर के एक मुख्य संग्रह नलिका में खुल जाती हैं, और इस मुख्य संग्रह नलिका में जिसमें खुल रही हैं उसे हम कहते हैं वेलिनाई की वाहिनी। सॉरी, इसे हम क्या कहते हैं? वेलिनाई की वाहिनी कहते हैं। ठीक है, ये कहलाती है वेलिनाई की वाहिनी। क्या है वेलिनाई की वाहिनी? यानी बहुत सारी संग्रह नलिका एक मुख्य संग्रह नलिका में आगे जाकर के खुलती हैं, जिसे हम कहते हैं वेलिनाई की वाहिनी। ये कहलाती है वेलिनाई की वाहिनी। आपको यहां याद रखना है। ठीक है, तो यहां पर संग्रह नलिका के बारे में भी कंप्लीट हो गया, यानी वृक्क नलिकाएं कंप्लीट हो गई। सबसे पहले क्या था? मेलपीगिका, उसके बाद ग्रीवा, उसके बाद समीपस्थ कुंडलित नलिका, उसके बाद हेनले लूप, उसके बाद दूरस्थ कुंडलित नलिका, उसके बाद संग्रह नलिका। अब इसका डायग्राम देख लेते हैं हम। ठीक है, यानी संरचना किस तरीके की दिखाई देगी। मैंने एक एक पार्ट से आपको समझाया है, लेकिन एक साथ बना लें तो कैसा दिखाई देगा। ठीक है, तो इसका डायग्राम देख लेते हैं। इस तरीके की संरचना आपको दिखाई दे रही है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, ये संरचना हमने भी यानी वृक्कांड या नेफ्रॉन की जो संरचना बनाई है, उसमें कौन कौन से पार्ट है ये मैं आपको बता देता हूं। उसके बाद अभी जो ग्लोमेरुलस या केशिका गुच्छ है वो यहाँ पर पाया जाता है, और किस तरीके से रक्त को आगे ले जाता है वो भी मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा, यानी संरचना बनाऊंगा उसकी किस तरीके से होती है। तो ये क्या है आपको पता है? बोमेन संपुट। ठीक है, क्या ये? बोमेन संपुट। ये क्या है? कुंडलित नलिका है जो आपको दिखाई दे रही है, इसको हम क्या कहते हैं? समीपस्थ कुंडलित नलिका, पीसीटी जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, ये क्या है? हेनले लूप है। हेनले लूप की कौन सी भुजा है ये? अवरोही।
अवरोही भुजा। ये कौन सी भुजा है हेनले लूप की? आरोही भुजा। ठीक है बेटा, आरोही भुजा और अवरोही भुजा है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं सीधा का सीधा कि ये क्या है? हेनले लूप। हेनले लूप। ठीक है, आगे क्या है? ये आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? दूरस्थ कुंडलित नलिका, डीसीटी। ठीक है, और ये आपको दिखाई दे रही है पाइप के समान संरचना है, ये क्या है? संग्रह नलिका। ठीक है, ये तो ये हो गया। अब इसमें हम बनाएंगे कि जो रक्त आ रहा था यहां पर, जो धमनी रक्त ला रही है, तो धमनी है, रेड कलर से बना लेते हैं थोड़ा सा। देखिए इस तरीके की संरचना है, यहां पर ये संरचना बन गई है, इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। 2-4 साल करोड़ पहले चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में। ठीक है, तो ये ग्लोमेरुलस कहलाती है। अब आप बोलो ग्लोमेरुलस क्या है? यानी जो अविभाज्य धमनी थी उसने आगे जाकर के कितनी शाखाओं में विभाजित हुई? 50, लगभग 50 शाखाओं में। ठीक है, तो 50 शाखाओं में विभाजित हो गई, वही क्या बनी थी? यानी ग्लोमेरुलस या किसी का कुछ का निर्माण हुआ था। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पर देखिए अविभाज्य धमनी रक्त को लाने का कार्य कर रही है। ठीक है, ये क्या है? अविवाही धमनी। ठीक है, यहां से रक्त आगे जाएगा। तो इस तरीके की जो संरचना बनेगी, थोड़ा ध्यान दें किस तरीके से बन रहा है, आपको याद रखना है। ठीक है, यहां पर आकर के ये 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है। यानी पहले जो एक शाखा है, एक शाखा आगे जाकर के विभाजित हो जाएगी 2 शाखाओं में। ठीक है, इस तरीके से यहां पर संरचना का निर्माण होगा। अच्छे तरीके से आपकी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इस प्रकार की संरचना निर्माण होता है। तो इस तरीके से कहने का मतलब यह है कि जो अविभाज्य धमनी रक्त को लाएगी, रक्त इसमें से आएगा और हेनले लूप इसके साथ में मिलकर के इसमें आदान प्रदान होता रहता है कुछ पदार्थों का। ये सब संरचनाएं जो हेनले लूप वाली है वो कहां पाएगी? यानी मेडुला के अंदर। ये मेडुला में धसे रहते हैं मध्यांश में। तो यहाँ पर जो पदार्थ है उनका आदान प्रदान होता रहता है। जैसे जल बाहर निकल के आ रहा है, ठीक है, अब ब्लड में रक्त को अवशोषित कर लिया,
एक भुजा के द्वारा जल को बाहर निकालते हैं, दूसरी भुजा के द्वारा सोडियम आयन को, क्लोराइड आयन को बाहर निकालते हैं। अब कौन सी भुजा किसके लिए पारगम्य है, किसके लिए अपारगम्य है, ये हम आगे बात करेंगे अवशोषण में। यानी जो निस्यंद बनेगा उसके बाद में पदार्थों का पुनः अवशोषण होगा, तो वर्णात्मक पुनः अवशोषण जिसे हम कहते हैं कि वर्णात्मक पुनः अवशोषण में क्या है, वर्णात्मक पुनः अवशोषण का मतलब यह है कि वहां पर कौन से पदार्थों को अवशोषित किया जाएगा, कौन से पदार्थों को अवशोषित नहीं किया जाएगा। यानी सभी पदार्थों को अवशोषित नहीं किया जाएगा, जो पदार्थ उपयोगी हैं उनको अवशोषित कर लिया जाएगा, उपयोगी नहीं है उनको मूत्र में आगे स्थानांतरित कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से है। तो यहां पर ये आपको समझ में आ गया होगा, यहां से जो रक्त है वो आगे जाएगा, ठीक है। इस तरीके की जो संरचना है, हेनले लूप की दोनों भुजाओं के साथ में इसका आदान प्रदान होता रहता है, ठीक है। तो इसको हम जो नीचे की संरचना है, ये जो रक्त वाहिनी की है, इसको हम वासा रेक्टा भी बोलते हैं, वासा रेक्टा, ठीक है। ये वासा रेक्टा कहलाती है। और ये यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि रक्त वाहिनियों के साथ में यहां पर ये जो संरचना है, ये किसकी संरचना है, ये संरचना है रक्त वाहिनियों के साथ। जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ये चित्र है रक्त वाहिनियों के साथ वृक्क नलिका की संरचना, वृक्क नलिका या नेफ्रॉन की संरचना, ठीक है। इसका डायग्राम है, ये बोर्ड में पूछा जाएगा, वृक्काणु या नेफ्रॉन की संरचना को समझाओ, ठीक है। तो यह एग्जाम में पूछे तो ये आपको समझा रहा है कौन कौन सी भुजा है इसमें, मेल पी इकाई कौन सा भाग है इसमें, यानी बोमेन संपुटो ग्लोमेरुलस यहां पर हमने ले लिया है। तो इसको हम कंप्लीट रूप से इसको क्या बोलते हैं, मेल पी इकाई बोलते हैं, मेल पी की काय, ठीक है। दिख रहा होगा आपको मेल पी इकाई क्या होता है। तो इस तरीके से यानी ग्लोमेरुलस और बोमेन संपुट ये मिलकर के दोनों मेल पी इकाई बनाते हैं। ये अभिवाही धमनी है, यहां से रक्त आएगा, अपवाही धमनी में से होकर के रक्त जाएगा, ये आगे जाकर के शाखित हो जाती है, ब्रांच हो जाती है, शाखाओं में विभाजित हो जाती है रक्त वाहिका। और हेनले लूप की दोनों भुजाओं के साथ पदार्थों का इसमें आदान प्रदान होता रहता है। ये आगे जाकर के जो नीचे का भाग है इसका रक्त वाहिका का, हेनले लूप का नहीं, रक्त वाहिका का, इसे हम वासा रेक्टा कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, और ये आगे जाकर के संग्रह नलिका है। अब निस्यंद यहां से छनेगा, किस तरीके से जाता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। यहां पर निस्यंद छन के आएगा इसमें से, ठीक है। फिर कहां पर आएगा, पीसीटी में, यहां पर उपयोगी पदार्थों को अवशोषित कर लिया जाएगा। फिर यहां से हेनले लूप में आएगा, यहां पर कुछ पानी जो अतिरिक्त होता है उसको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद में अब नीचे आता आता यहां जल बाहर निकलेगा, तो निस्यंद यहां पर कैसा हो जाएगा, सांद्र हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जल बाहर निकल जाएगा। ये क्रिया हम आगे समझाएंगे आपको, मैं अभी थोड़ा सा बता रहा हूं। फिर यहां से ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। अब ऊपर की ओर पहुंचेगा इस भुजा में, इसमें से आयन बाहर निकल जाते हैं, सोडियम आयन है, क्लोराइड आयन है, ये बाहर निकल जाएंगे। अब जल में आयन, यहां जल निकला तो सांद्र हो गया। अब आयन बाहर निकल गए तो जल की मात्रा तो उतनी है, और उसमें से आयनों को निकाल दिया तो यहां तनु हो गया। पहले केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो इस तरीके से फिर डीसीटी में पहुंचता है, और डीसीटी में से होता हुआ फिर कहां पहुंच जाता है, इस संग्रह नलिका में, ठीक है। यहां पर संग्रहित होता है, यहां से आकर के फिर होता है मेडुलरी पिरामिड। ये पूरी संरचना है वो किसमें है, मेडुलरी पिरामिड में है। इस तरीके की संरचना हम यहाँ पर बना दें, और इस तरीके से बोर्ड थोड़ा छोटा है तो आपको दिखाई नहीं देगा, यानी बहुत बड़ा चाहिए, दीवार चाहिए पूरी। तो यानी आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस तरीके से ये कौन सा भाग होता है उसके अंदर। ये मैंने आपको बताया था, हेनले लूप होता है और संग्रह नलिका, ठीक है। किडनी, जो किडनी है पूरी, उसमें मध्य भाग में ये स्थित है, और ऊपरी भाग में वलकुट के भाग में मेल पी का पीसीटी और डीसीटी स्थित है, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर वृक्काणु या नेफ्रॉन की जो संरचना है वो फिनिश हो जाती है। और इसके बाद नेक्स्ट मॉड्यूल में हम बात करेंगे मूत्र निर्माण की क्रिया विधि के बारे में। यहां तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। घर पर रहिए, पढ़ते रहिए, अच्छे तरीके से मेहनत करते रहिए,
और हमारे साथ जुड़े रहिए। आज की कहानी यहीं तक। नमस्कार, धन्यवाद।